हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से समाज कार्य यूनिट नंबर 7 पर। यूनिट नंबर जो 7 है, आज से आप सभी की क्लास शाम 8 से 9 बजे से आप सबकी क्लास यूनिट नंबर 7 सामाजिक नीति स्टार्ट हो जाएगी। इसके संबंध में मैंने आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। और ये प्रश्न आप लोगों को 2022 में भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है कि सामाजिक आकस्मिकताओं के विरुद्ध संरक्षण है। ऑप्शन ए है समाज कल्याण, ऑप्शन बी है समाज सेवा, ऑप्शन सी है समाज कल्याण सेवा और ऑप्शन डी है सामाजिक सुरक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सामाजिक जो है आकस्मिकताओं के विरुद्ध संरक्षण की बात जो करता है वह है सामाजिक सुरक्षा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ या एक राज्य के कार्यों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। ये भी प्रश्न आपका एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में है, जो पार्ट 2 में आप लोगों से प्रश्न ऐसे देखने को मिल सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 335। मैं इन सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं आप लोगों से यूनिट नंबर 7 में। शाम को 8 बजे से जो क्लास स्टार्ट होगी वहां पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेगी। मैंने इन सब की जो है पीडीएफ आप लोगों के लिए बना रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चे विशेष सुधार गृहों में रखे जाते हैं। प्रश्न हमारे सामने तीसरा है और इसका सही जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का कानून भंग करने वाले बच्चे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है ये 2015 का। इसी एक्ट में बताया गया है कि बच्चे विशेष यानी सुधार गृहों में रखे जाते हैं, और वो बच्चे कौन से होंगे जो कानून भंग करने वाले बच्चे होते हैं, वही बच्चे रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 का ए वाला सही जवाब है। यदि आप लोग एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो जिसकी फ़ीस मैंने 1999 रुपये रखा है, और आप लोगों को 2 क्लासेस प्रोवाइड किए जाएगी। एक क्लासेस शाम को 6 से 7 रहेगी, दूसरी जो क्लास रहेगी वो आपकी 8 से 9 क्लास रहेगी। प्रत्येक संडे को आप लोगों को 1 बजे से PYQ करवाया जाएगा। हालांकि यदि आपका जैसे अभी हम लोगों ने कल समाज कल्याण प्रशासन यूनिट नंबर 6 समाप्त किया है, तो उसके संबंध में हम लोगों ने कुछ प्रश्न देखे थे, लगभग 100+ क्वेश्चंस है, मैंने आप लोगों को PDF के रूप में प्रोवाइड भी करा दिया है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपका यूनिट नंबर 7 समाप्त हो जाएगा या कोई भी टॉपिक समाप्त होगी, उस टॉपिक के संबंध में आप लोगों से मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा। और संडे को 1 बजे दोपहर को पर डे PYQ होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। बाकी जो क्लासेस रहेंगे डे में मंडे टू सैटरडे वाली, वो क्लासेस आपकी टॉपिक पर चलेगी। ठीक है, तो एक क्लास शाम को 6 बजे से चल रही, जो 6 बजे से चल रही है उसमें आपका यूनिट नंबर 2 चल रहा है, और जो 8 बजे से क्लासेस चल रही है उसमें यूनिट नंबर 7 चल रहा है। आज से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, इन टॉपिक समाप्त होने के बाद आप लोगों का शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में केवल प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जब तक आपका एग्ज़ाम के डेट नहीं आ जाती। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का समूह बुनियादी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन 1 अगर बारे में बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 आएगा। ऑप्शन अगर हम बी की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 15 से लेकर 22 आएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 19 से लेकर आपका 40 आएगा। और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 14 टू अगर हम बात करें 39 आएगा। तो इसमें सही जवाब आप बताएं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समूह बुनियादी यानी मौलिक अधिकारों का संबंध रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 12 से 35 वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपके सामने है भी ऑप्शन नंबर ए 12 to 35। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कह रहा है कि पंचायत राज प्रणाली को निम्न में से किस रूप में
श्रेष्ठ समझा जा सकता है। ये भी प्रश्न सामाजिक नीति से संबंधित है, उसकी कल्पना से संबंधित है। इसके संबंध में भी मैंने आप लोगों के लिए PDF बना रखा है। आज आप लोगों की जो क्लास चलने वाली है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? जमीनी स्तर पर नियोजन करना पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत श्रेष्ठ समझा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि डैश भारतीय संविधान में जो है न्याय, देखिए ये अभी यूनिट नंबर 8 का है, हालांकि थोड़ी सी नीति वगैरह के बारे में जिक्र किया गया, इसलिए आप लोगों को प्रश्न इसमें उठा के दे दिया गया है। परंतु आप ध्यान रखिएगा, ये यूनिट नंबर 8 का आपका जो टॉपिक में स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे ये प्रश्न भी करवाऊंगा और इसके बारे में समझाऊंगा भी। लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि डैश भारतीय संविधान में न्याय की विशिष्ट रूप या स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब यहाँ पे अगर हम बात करें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। मैंने जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं या जितने भी कार्यक्रम योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई हैं, लगभग मैंने 47 पेज का बनाया है। 47 पेज का मतलब आप समझ लीजिए कि 50+ आप लोगों के पास जो है मिलने वाले हैं, 50+ आप सभी को मिलने वाले हैं योजनाएं, आयोग और उसके कार्यक्रम के संबंध में लिस्ट। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, केवल डेट बताऊंगा और उसके कुछ उद्देश्य बताऊंगा। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप सबको यूनिट नंबर 7 में मिलेगा। तो अटल पेंशन योजना जो है मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम सही जवाब की बात करें, असंगठित क्षेत्र के जो कार्मिक होते हैं उस पर बेसिकली मुख्य रूप से बल देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, सांसद आदर्श ग्राम योजना को डैश द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा संसद सदस्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपके सामने कथन को लेकर भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेहड़ी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स समाज का अभिन्न अंग है। ठीक है, वहीं अगर हम कारण की बात करें तो रेहड़ी वाले अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के होते हैं और उनकी राज्य के सहयोग में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम इसका सही जवाब बताएं तो आप सबको बता दूं कि रेहड़ी लगाने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स समाज का अभिन्न अंग है, ये बात सत्य है। और दूसरी बात, रेहड़ी वाले अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के होते हैं और उनकी राज्य के सहयोग से कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं होती है, ये भी बात सत्य है। परंतु अगर हम बात करें अभिन्न अंग होने के नाते ऐसा नहीं है कि सामाजिक सुरक्षा नहीं देता, इसलिए आप इसको कहें कि व्याख्या नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बहुत बच्चे यहाँ पे रेहड़ी लगाने वाले लिखा हुआ, यहाँ पे रेहड़ी लगाने वाले हैं, तो बच्चे जो है उसको रिलेट कर देते हैं कि व्याख्या करता है क्वेश्चन नंबर 9 का, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रहा। प्रश्न को पूरा पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और लगाकर कि राज्य के सहयोग से कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, तो भाई ये इसकी बात तो ऑप्शन नंबर अभी कथन में नहीं कहा जा रहा है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने एक ट्रिक बताया भी है, क्योंकि लगाकर आप लोग देखिए जरा यहाँ पे क्या होता है, जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, संक्षिप्ताक्षर आयुष के बारे में क्या है ये क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि बाल कल्याण के लिए कार्यरत और गैर सरकारी संगठन। गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पे भारत सरकार का एक विभाग है आयुष। ठीक है, आयुष भारत सरकार का एक विभाग है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके सामने टॉपिक है और इसके संबंध में मैंने आप लोगों के लिए लगभग 9 PDF बनाया है, मतलब 9 पेज का बनाया है PDF एक। ठीक है, तो ये आपको सामाजिक नीति के अंतर्गत मिलेगी। ठीक है, सामाजिक नीति के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मिलेगी। सैम पित्रोदा एक नाम है, एक व्यक्ति का ये नाम है, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नसीम अहमद की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित है। PL पुनिया यानी पन्ना लाल पुनिया की अगर हम बात करेंगे, पन्ना लाल पुनिया जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। और रामेश्वर उरांव जो है ये तीसरी एक योजना थी, उसके अंतर्गत आए थे रामेश्वर उरांव, और ये आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। इसके बारे में मैंने PDF बना रखा है और ये कब कब आयोग आए हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी और मैं वहाँ पे आपको नोट भी करवाऊंगा। यहाँ पे केवल इस प्रश्नों को आप लोग देखे रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
12 के बारे में। इसकी मैंने मॉडल के रूप में मैंने इसकी भी पीडीएफ बना रखा है कि सामाजिक नीति के मॉडल कौन कौन से होते हैं और उसके उपागम कौन कौन से होते हैं, इन दोनों पर मैंने जिक्र किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए अवशिष्ट कल्याण मॉडल एक होता है, संस्थानिक पुनर्वितरण मॉडल होता है और औद्योगिक, ध्यान रखिएगा, जो औद्योगिक उपलब्धि निष्पादन मॉडल होता है इसी का एक नाम है, ठीक है, हैंडल मेडल मॉडल। ये 3 ही टाइप के मॉडल होते हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बाकी ये गोल्डन जो है हैंडशेक मॉडल, ये कोई मॉडल नहीं होता है सामाजिक नीति के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। जेंडर सशक्तिकरण मानक में शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 के अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, क्या रणनीति। देखो आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी लोग यहाँ पे अगर हम बात करें राजनीति सहभागिता नहीं आपकी मानी जाती, सांस्कृतिक सहभागिता जो है मानी जाती है जेंडर सशक्तिकरण में, ठीक है, इसके लिए आप इसको गलत करिएगा। आर्थिक सहभागिता की कोई जिक्र नहीं होती है यहाँ पर, यहाँ पे प्रश्न पूछा है जेंडर सशक्तिकरण मानक में शामिल नहीं है, ठीक है, शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे शामिल नहीं है, मैं शामिल कर रहा था, तो जो शामिल नहीं है तो आपको अगर मैं बता दूं तो ये सांस्कृतिक सहभागिता शामिल नहीं है और आपको बताऊं प्रशासनिक सहभागिता शामिल नहीं है, परंतु राजनीतिक सशक्तिकरण मानक अगर रखा जाता है तो वो शामिल किया गया है और आर्थिक सहभागिता को शामिल किया गया है, इसलिए आपको 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके का ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 14 पर देखते हैं, सामाजिक नीति सामाजिक विकास के प्रणयन से आवश्यक रूप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये बात सत्य है, स्टेटमेंट ये सत्य है कि सामाजिक नीति सामाजिक विकास के प्रणयन में आवश्यक रूप से संबंधित मानी जाती है। बात करते हैं अगर कारण को लेकर, सामाजिक नीति विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए योजनाबद्ध उपाय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। तो अगर हम बात करते हैं ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। और अब ध्यान दीजिएगा, जो ये सामाजिक नीति विद्यमान बता रहा है, सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए योजनाबद्ध उपाय बता रहा है, तो ये जानते हैं किस परिप्रेक्ष्य को बता रहा है, ये सामाजिक विकास के प्रणयन से आवश्यक रूप से संबंधित जो माना गया है सामाजिक नीति को, उसी के बारे में ये जिक्र कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसकी व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अगर बात करते हैं 15 में, ऐसी नीति जो अध्यापन एवं सीख के आयोजन की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम बात करते हैं, ऐसा नीति जो अध्यापन एवं सीख के आयोजन की व्याख्या करता है, क्या वो आर्थिक नीति होगी कि बस शिक्षा नीति होगी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब मिल गया आपको, शिक्षा नीति ही आपकी मानी जाती है, ऐसी नीति जहाँ पे अध्यापन और सीख के लिए आयोजित की जाती है, ना कि आवास, ना ही स्वास्थ्य, ना ही आर्थिक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका मैं जो है PDF आपके टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है इसको सेंड कर दूंगा। बात करते हैं सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब अगर हम बात करें, समाज कल्याण प्रशासन नहीं माना जाएगा, ना ही सामाजिक सहायता माना जाएगा, ना ही सामाजिक मीडिया माना जाएगा सामाजिक न्याय। सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। मैंने अभी जब आप लोगों को पढ़ाया था कि सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया, ये परिभाषा किस विद्वान ने दिया था समाज कल्याण प्रशासन में, आप लोग मुझे ज़रा बताइएगा। और वहाँ पर मैंने बताया भी था कि ये सामाजिक न्याय कहलाता है, ना कि समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। तो समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत वो विद्वान का नाम आप लोगों को बताना है कमेंट में कि किसने बोला है कि सामाजिक नीति को समाज सेवा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया जो है सामाजिक न्याय कहलाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी होगा। नाम आपको कमेंट करना है कि किस विद्वान ने यहाँ पर दिया है, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, यूनिट नंबर 6 में मैंने बताया था कि एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख रहे हो कि UGC में विगत वर्षों का कुछ प्रश्न है आपके सामने। यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो जिसकी फ़ीस मैंने आपको बताया है कि 1999 रुपये है, ठीक है। आप इसमें मॉक टेस्ट होगा, PYQ होगा आपका और पूरे टॉपिक करवाया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको सारा कंटेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर, जो लास्ट मैंने वीडियोस बना रखे हैं उस वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपको PDF भी दिया जाएगा, सारी चीज़ आपको मिलेगी इसमें, ठीक है। बात करते हैं जेंडर आधारित हिंसा की ऐतिहासिक प्रकृति किसकी पुष्टि करती है। जेंडर आधारित हिंसा की ऐतिहासिक प्रकृति किसकी पुष्टि करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपको बताना है कि दुर्भाग्यवशपूर्ण मतिभ्रम। देखिए ये बेसिकली गलत जवाब है आपका, पितृसत्ता की अभिव्यक्ति नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें दुर्भाग्य, यहाँ पे प्रश्न बना है कि जेंडर आधारित हिंसा को ऐतिहासिक प्रकृति किसकी पुष्टि करती है, तो दुर्भाग्यपूर्ण मतिभ्रंश को करेगा, ये करेगा आपका, है ना भाई। पितृसत्ता को
व्यवस्थित रूप में बंद मूलक संस्कृति के रूप में भी करेगा, ये भी सत्य है। पुनर्बलित यानी रेनफोर्समेंट असमानता की बात करेगा, क्योंकि प्रश्न है जेंडर आधारित हिंसा की, अहिंसा की नहीं, हिंसा की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंसा को, जहाँ पे ऐतिहासिक प्रकृति में पुष्टि की जा रही है, तो ये आपका पुनर्बलित असमानता भी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोट में देखेंगे तो कोट में केवल आपका यहाँ पे 4 लिखा है, तो केवल 4 का मतलब ये हुआ कि ऊपर सभी के सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 17 वाले का सही जवाब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और ये प्रश्न आज का लास्ट है आप सभी के लिए। यदि आप लोग NTA UGC नेट समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हो 8506031308। आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप करें, आप सभी लोग कॉल भी करें और समाज कार्य के संबंध में सारी जानकारी आप प्राप्त करें। तो जेंडर असमानता और हिंसा को न्याय संगत ठहराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लिंगवाद, ऑप्शन बी है संस्कृति, ऑप्शन सी है धर्म, ऑप्शन डी है क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिंगवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। तो ये मैंने कुछ प्रश्न लिए थे अभी सामाजिक नीति के संबंध में, और भी प्रश्न है सामाजिक नीति पर, लगभग 100+ प्रश्न है हमारे सामने। हम इन सभी चीज़ों पर जिक्र करेंगे। और आज शाम को 6 बजे वाली जो क्लास चलने वाली है आप सबकी, यूनिट नंबर 2 चलेगी, आपका यूनिट नंबर 2 चलेगा 6 बजे क्लास में। शाम को 8 बजे वाली जो क्लास होने वाली है उसमें यूनिट नंबर 7 चलने वाली है सामाजिक नीति को लेकर। दोनों के दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे जो है संपर्क भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।